जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चयन हुआ, एक सादगी से भरे हुए नेता, एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, वो लगातार आज अलग अलग जगहों का दौरा करते नजर आए। इस दौरान कई जगह सम्मान किया गया, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह होना है और वो समारोह होना है रामनिवास बाग, अल्बर्ट हॉल। लेकिन जिस तरीके से उनको शुभकामनाएं देने राजस्थान के कोने से लोग पहुंच रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि नए मुख्यमंत्री को पाने के बाद राजस्थान की जनता, बीजेपी का कार्यकर्ता सुकून महसूस कर रहा है कि एक ऐसे नेता को चुना गया जो लोगों के बीच में रहे, जिनको लोग भाई साहब कहते हैं, जो सबसे मिलते हैं, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। पहली बार विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री बने, और ये उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। हालांकि जो इनके बारे में नहीं जानते, वो शायद ये नहीं जानते कि संघर्ष बड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से इस कुर्सी तक पहुंच गए। उनकी 54 साल की उम्र है। एबीवीपी के 1990 में कश्मीर मार्च में वो बाकायदा सक्रिय रहे थे, सहभागिता उन्होंने दी थी। उन्होंने उधमपुर तक उस दौर में मार्च निकाला था और गिरफ्तारी दी थी। 1992 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान वो जेल भी गए थे। संगठन की योजना से 1991-92 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी और महज 27 साल की उम्र में वो सरपंच बने थे। 2 बार लगातार सरपंच रहे। नदबई में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रहे। उसके बाद भाजपा के जिला मंत्री बनाए गए, जिला उपाध्यक्ष भाजपा रहे। 3 बार भाजपा के जिला अध्यक्ष बनाए गए। फिर उसके बाद भरतपुर जिले के जिला मंत्री भी उनको बनाया गया, वो जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। संगठन के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने लगातार काम किया और महामंत्री के तौर पर प्रदेश में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान लगातार वहां से बने हुए। ऐश्वर्या, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है कि जब एक नेता जमीन से जुड़ा चुन लिया जाता है तो जमीन से जुड़े लोग उसके स्वागत के लिए किस तरीके से पधारते हैं, किस तरीके से सामने आते हैं। देखिए, ये जो तस्वीर है जो हम देख पा रहे हैं, ये तस्वीर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सारे चाहने वाले हैं जो राजस्थान भर से आए हैं। जो एक सामान्य कार्यकर्ता था, वो भी इस उम्मीद से आया है कि यार कल तक जो मेरे साथ घूमते थे या मेरे साथ प्रचार करते थे उनसे मिला जाए, तो वो सब उनसे मिलने के लिए आए हैं। विजेंद्र, में एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि मुझे याद आता है कि जब अभी तक भी, थोड़े दिन पहले तक भी, ये जब चुनाव में कोई भी चुनाव होते थे तो ये कागजों का काम बहुत निपुणता के साथ करते थे। कोई दायित्व देते थे तो किस बूथ पर कितनी संख्या है, किस बूथ पर संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, बूथ को मजबूत कैसे किया जाए, इस तरीके के कामों में लगे रहते थे। इनको ताज्जुब की बात यह है कि जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो सांगानेर को लेकर इनको टिप्स पर सारे बूथ याद थे कि इस बूथ की ये स्थिति है, इस बूथ की ये स्थिति है, इस बूथ को हम ऐसे जीत लेंगे। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं कि मुझे अच्छे से याद है जब हम सामान्य तौर पर मीडिया बातचीत करता है लीडर से, जब हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। इनको पता था कि जीत जाएंगे, क्योंकि पुष्पेंद्र भारद्वाज को लोग शुरुआती तौर में मजबूत मानते थे, लेकिन जब इनसे बात की तो मुस्कुराए और बोले कि नहीं, कार्यकर्ता यहाँ बहुत मजबूत है, आराम से सीट को जीतेंगे। ये इनका जवाब था। तो ये जो भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पर, पूर्व विधायक सभी का आना लगातार जारी है और सबसे ज्यादा पूर्वी राजस्थान से लोग आज आए हैं। कल पश्चिमी राजस्थान और विभिन्न क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या आने वाली है, क्योंकि आज अभी लोग जो इनको फोन भी करके बधाई देना चाहते हैं, अब इनसे फोन से संपर्क नहीं कर
पा रहे हैं, क्योंकि इनका फोन है वो अब हैंग जैसी स्थिति में आ चुका है। अब इन्हें निश्चित रूप से कोई दूसरा मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा और वो मोबाइल नंबर है अपने स्टाफ को ही देना पड़ेगा, क्योंकि इतने जबरदस्त फोन आ रहे हैं कि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता के पास इनका नंबर है, तो इनसे संवाद करना मुश्किल है। तो यदि कोई कार्यकर्ता ये सोचता है कि मैं मुख्यमंत्री जी को फोन पर बधाई दूं, तो मुझे नहीं लगता वो संभव होगा, क्योंकि इस वक्त उन्हें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। यही होता है भारतीय जनता पार्टी में कि एक साथ जो चौंकाने वाला नाम आया और एक साथ जो इस तरीके से नाम आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दूर दराज से निकल गया। और लेकिन ऐश्वर्या, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ा जब पद होता है तो बड़ी जिम्मेदारी आती है, और जब बड़ी जिम्मेदारी होती है तो व्यक्ति का खुद का व्यक्ति तो बहुत पीछे छूट जाता है, उस जिम्मेदारी आगे चलती है। देखिए, एक और मैं जानकारी दे दूं कि अब एक और बड़ा सवाल है कि अब जब सदन के नेता भजनलाल होंगे तो सदन में संसदीय कार्य मंत्रालय को कौन संभालेगा। तो संसदीय कार्य मंत्रालय को संभालने के लिए कई तरीके के नाम हैं, जिनमें जोगेश्वर गर्ग का नाम भी प्रमुखता से चल रहा है संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर। बाकी और भी नाम है। मुख्य सचेतक के लिए कई नाम चल रहे हैं, जिनमें जो मदन दिलावर की चर्चा खास तौर पर है कि मुख्य सचेतक कहीं मदन दिलावर को तो नहीं बनाया जाएगा। इस तरीके से कई नाम लगातार चर्चाओं में है। मंत्रियों के तौर पर विजेंद्र, मैं बता दूं कि अलग अलग समाज से आने वाले लोगों के नामों की चर्चा है, जिनमें जाट समाज से अगर हम देखते हैं तो जाट समाज से झावर खर्रा की चर्चा है, सुमित गोदारा की है। सर्वाधिक चर्चा कन्हैयालाल चौधरी की, क्योंकि वो 3 बार जीते हैं। और हरलाल सहारण एक मजबूत नाम है, जो कि जिला प्रमुख रहते हुए एक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर जिला अध्यक्ष भी रहे। तो जिस तरीके से भजनलाल शर्मा एक सामान्य कार्यकर्ता चौंकाने वाला नाम आया, वैसे ही एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर हरलाल सहारण का भी आ सकता है। कन्हैयालाल चौधरी का इसलिए लग रहा है कि लगातार 3 बार जीते हैं। और दूसरे लीडर्स की बात करते हैं अलग समाजों में, तो ब्राह्मण समाज में मुश्किल एक नाम आ सकता है, क्योंकि खुद ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री हैं वो राजपूत समाज से हैं, तो बाकी के राजपूत नेताओं में कई तरीके के नाम हैं, जिनमें कि दिग्गजों के भी नाम है। पूरे राजस्थान में कई बार जीते हुए राजपूत समाज में एक से एक दिग्गज हैं। राजवर्धन सिंह राठौड़ अपने आप में दिग्गज लीडर हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। फिर उसके बाद हरलाल सहारण, माफ कीजिएगा, फिर उसके बाद हमीर सिंह भायल है, उनका भी नाम है। फिर पुष्पेंद्र सिंह बाली के और हमीर सिंह भायल के अलावा आप और बाबू सिंह राठौड़ को शेरगढ़ से देख सकते हैं। और इस तरीके से एक राजपूत समाज के भी कई नाम हैं इस पूरी फहरिस्त में। मीणा समाज से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा प्रमुख नाम है। दूसरे फूल सिंह मीणा की भी चर्चा चल निकलती है, और भी दूसरे जो लीडर हैं बाबूलाल हैं, उनकी भी चर्चा चल पड़ती है आदिवासी समाज से। तो दक्षिणी राजस्थान से और पूर्वी राजस्थान से एक एक एसटी को भी लिया जाएगा। एसटी की संख्या इस बार ज्यादा हो सकती है। एसटी की संख्या इस मंत्रिमंडल में ज्यादा तय मानी जा रही है कि एसटी की ज्यादा होगी। वैश्य समाज से अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही जीत कर आए हैं, कालीचरण सराफ और दीप्ति माहेश्वरी। तो वैश्य समाज से किनको इन दोनों में से मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बाकी जैन समाज से हैं, वो भी देखा जाएगा। यादव समाज से महंत बाबा बालकनाथ और जसवंत यादव 2 दिग्गज हैं। तो एक ही जिले से तीनों ही मंत्री बनने की लाइन में हैं, जिनमें बाबा बालकनाथ, जसवंत यादव, तीसरा नाम संजय शर्मा का है। लेकिन सर्वाधिक चर्चा महंत बाबा बालकनाथ की, जिन्हें लोग उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे। तो इस तरीके से अब जो एक्सरसाइज शुरू होगी शपथ ग्रहण समारोह के बाद, यही एक्सरसाइज शुरू होगी विजेंद्र। और इसमें जैसे मिसाल के तौर पर देखें तो वासुदेव देवनाथ विधानसभा अध्यक्ष बन गए सिंधी समाज के, तो श्रीचंद्र कृपलानी जैसे लीडर का नंबर आएगा। यदि उस जिले से इनका नहीं आता है तो फिर दूसरे लीडरों में अगर देखा जाए तो क्या गौतम दत्त जो कि जैन समाज से है, उनका नंबर आएगा या नहीं। गौतम दत्त को लेकर भी चर्चाएं तेजी से चल रही है। वहीं इस पूरा जो मंत्रिमंडल है उसमें हर वर्ग को शामिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोई वर्ग अछूता ना रहे। आज जो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खबर ब्रेक की कि केंद्र में जिस तरीके से चेहरे बने हैं वो एक उदाहरण है। सारे चेहरे आप मिसाल के तौर पर देखो कि हर एक संभाग से एक बड़ा लीडर किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पे है जो भारतीय जनता पार्टी से निकल कर गए। आप मिसाल के तौर पर देखें, देश के उपराष्ट्रपति जाट समाज से आते हैं, जो अब संवैधानिक पद पर हैं। वो आप देख सकते हैं कि कभी भारतीय जनता पार्टी से राज्यपाल बने, राज्यपाल से उपराष्ट्रपति, भाजपा के लिए एक बड़ा नाम है। ओम बिरला जो कि वैश्य समाज से आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष हाड़ौती के एक बड़े चेहरे हैं।
बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जो कि देश के दूसरे कानून मंत्री बने हैं, वो बीकानेर से हैं। एक एक को अगर आप देखें तो जोधपुर, जो कि अपने आप में जोधपुर का पूरी दुनिया में नाम है, तो जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत है। बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी है। तो ऐसे एक से एक दिग्गज हर एक संभाग से, और ब्रज क्षेत्र से देखें और ढूंढाड़ क्षेत्र से देखें तो ब्रज से भजनलाल शर्मा को भी माना जा सकता है, ढूंढाड़ से भी भजनलाल शर्मा को माना जा सकता है, क्योंकि मूल रूप से ब्रज क्षेत्र के हैं, तो ब्रज क्षेत्र से भी एक बड़ा नाम मिल गया है। और ढूंढाड़ से अगर देखें तो दिया कुमारी भी है, जो अपने आप में उप मुख्यमंत्री है। ढूंढाड़ से दो है, एक नहीं दो। और अजमेर से वासुदेव देवनानी को, ये जो अजमेर संभाग है, अजमेर संभाग भी महत्वपूर्ण संभाग है, और अजमेर से एक बड़े चेहरे की तलाश हर बार की जाती थी, लेकिन इस बार अजमेर से वासुदेव देवनानी एक बड़ा चेहरा बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा गुलदस्ता तैयार करने की कोशिश की है। जी विजेंद्र। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने जिस गुलदस्ते के अंदाज में पूरी खबर का विश्लेषण किया है, उसने कई सवालों के जवाब अपने आप दिए हैं। लेकिन फिलहाल जो ये कार्यक्रम चल रहा है, क्या ये कहीं के राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं, या किसी एक विशेष खास हिस्से से लोग आए हैं और उन हिस्सों के हिसाब से ही मिलने का कार्यक्रम है? देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र, यहाँ जो पूरा जो भीड़ आई हुई है, ये भीड़ ऐसा नहीं कि किसी एक समाज की है। इसमें विभिन्न समाजों के लोग आए हैं। आदिवासी समाज के लोग भी हैं, एससी समाज के लोग भी हैं, एसटी समाज के लोग भी, एससी एसटी समाज, ओबीसी समाज है, अलग अलग जातियों के लोग हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हैं। तो अगर इस पूरी फहरिस्त पर गौर फरमाएं तो ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही आया हो। सामाजिक संगठनों के लोगों में भी एक साथ जब सूचना कल पहुंची थी, वैसे ही लोग निकल गए थे जयपुर के लिए। तो आप ताज्जुब करेंगे कि मुझे कई कार्यकर्ता यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर के भी दिखाई दिए। कई लोग जो मुझे है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तक के दिखाई दिया। जब मैंने उनसे बातचीत की, आप कहाँ से आए हैं, तो सब अपने अपने जिले का नाम क्रमबद्ध रूप से बता रहे थे। जब सुबह हम भीड़ से बात कर रहे थे, दोपहर में भीड़ से बात की, तो भीड़ अपनी अपनी जगह का नाम बता रही थी। तो हमें ताज्जुब हुआ कि सिर्फ एक झलक पाने के लिए, सिर्फ एक फोटो करवाने के लिए, या एक बुका पकड़ाने के लिए, बुके भेंट करने के लिए दूर दराज के लोग आए हुए हैं। और एक और मैं विजेंद्र अपडेट दे दूं कि भजनलाल शर्मा ने पहली बैठक ले ली है, जिसमें सीएस और डीजीपी दोनों को बुलाया गेस्ट हाउस में, और दोनों को बुलाकर उस दौरान सीपी जोशी भी रहे, राजेंद्र राठौड़ भी साथ रहे, और शपथ ग्रहण समारोह का पूरा प्रेजेंटेशन देखा कि अल्बर्ट हॉल में किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह किया जाना है, और कुछ दिशा निर्देश भी दिए। और उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ दोनों लीडर्स को अल्बर्ट हॉल भेजा, और दोनों अल्बर्ट हॉल गए, और नारायण पंचारिया भी इस दौरान मौजूद रहे। ये अल्बर्ट हॉल पर पहुंचकर इन्होंने वहां व्यवस्थाएं देखी। नारायण पंचारिया के अलावा अन्य जो कार्यकर्ता थे, उनमें वासुदेव चावला थे, श्रवण सिंह थे, रामलाल शर्मा थे, ये भी वहां पर दिखाई दिए। तो ये वहां पर इन्होंने व्यवस्थाएं देखी कि किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। और वहां पर वैभव गालरिया की मौजूदगी थी, बीजू जोसेफ जॉर्ज की मौजूदगी थी, और अन्य अधिकारियों की भी मौजूदगी वहां रही। और विधायकों ने भी आज बड़ी संख्या में मुलाकात की है। कई विधायक आए, मुख्यमंत्री भजनलाल से मिले। वासुदेव देवनानी ने मुलाकात की, दिया कुमारी ने मुलाकात की, और उनके अलावा जो अन्य विधायक हैं वो भी आए। ये प्रमुख महत्वपूर्ण पदों के दो लोगों ने मुलाकात की। प्रेमचंद बैरवा कल ही मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात कर लिए थे हाथों हाथ, और आज प्रेमचंद बैरवा भी स्वागत सम्मान में व्यस्त रहे। राजस्थान भर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के अलावा सामान्य जन की भी अच्छी खासी भीड़ प्रेमचंद बैरवा के आवास पर रही। मैं आपको बता दूं, बैरवा समाज के 5 लोग इस बार जीते हैं। अच्छी संख्या होती है 5 लोगों की। एससी में जाटव भी आते हैं, बैरवा भी आते हैं, रैगर भी आते हैं, बलाई भी आते हैं, कोली भी आते हैं, हरिजन भी आते हैं, खटीक समाज भी आता है। तो बहुत सारे समाज हैं एससी में, लेकिन बैरवा समाज से आप देखो, विक्रम बंशीवाल जीत कर आए, प्रेमचंद बैरवा जीत कर आए हैं, और लालाराम बैरवा जीत कर आए हैं, राम साहेब बैरवा, मतलब बहुत सारे लोग जीते। शाहपुरा से जो जीते हैं वो, तो कहा जाए तो यहाँ पर एक पूरा बैलेंसिंग करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। और सबसे अच्छी बात, खूबसूरत बात मुख्यमंत्री भजनलाल की यही दिखाई दी कि सबसे पहले उन्होंने अपने आराध्य के दर्शन किए। आज सुबह का जो दिन था वो उन्होंने सांगानेर की जनता के बीच में बिताया कि जनता को ना भूलूं। जिस जनता ने मुझे
यहाँ तक भेजा है। सांगानेर के लोगों का जो वोट था वो मान गए कि उन्होंने मुख्यमंत्री को वोट दिया था, ना कि उन्होंने विधायक को। उस दिन जब वो वोट दे रहे होंगे तो उनके दिमाग में यही प्रश्न रहा होगा कि हम विधायक बनाकर भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि विधायक से मुख्यमंत्री को उन्होंने भेजा है। अब सभी को अपने वोट की कीमत भी पता लगी है। ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि जो लोग वोट से वंचित रह जाते हैं वो बाद में सोचते हैं कि काश मैं भी एक वोट देता एक मुख्यमंत्री को या मंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को, इनको चुनकर लेकर आता। जी विजेंद्र। बिल्कुल ऐश्वर्या, और ये तस्वीरें बेहद अहम है और बेहद खास तस्वीरें हैं। यहाँ तो लोगों से मिल रहे हैं, समर्थक यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, लेकिन ऐश्वर्या अगर अभी आगे के कार्यक्रम की बात की जाए तो वो क्या रहने वाला है? अभी भी कहीं जाना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को? देखिए, अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो कार्यक्रम है वो भी यहीं पर रहने का है और यहीं पर कुछ अधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। कई अधिकारियों ने टाइम मांगा हुआ है, कई अधिकारियों को यहाँ पर पहुंचना है और उन अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और सही मायने में तो व्यवस्थाओं को शपथ ग्रहण के बाद ही संभालेंगे, क्योंकि मलमास उसके तुरंत बाद लगना है। तो मलमास से पहले वो सचिवालय जाएंगे, सीएमओ जाएंगे, सीएमओ में कामकाज संभालेंगे और फिर मंत्रिमंडल का जो शपथ मंत्रिमंडल बनाना है इन्हें अपना, उस मंत्रिमंडल की तैयारियों में तुरंत प्रभाव से जुटेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 15 को ही देर शाम को मंत्रियों को शपथ दिलवा दी जाएगी या मलमास खत्म होने का इंतजार किया जाएगा? फिलहाल ये एक बड़ा प्रश्न है। इन दोनों विषयों पर चर्चा हुई है कि क्या कोई दूसरी तारीख मुकर्रर कर दी जाए या इसी तारीख को 15 तारीख को शाम को देर शाम तक या रात तक बाकी के मंत्रियों को शपथ दिलवा ली जाए। ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ऐश्वर्या हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या पुरुष यहाँ पर सभी पहुंचे हुए हैं और सेल्फी लेने की यहाँ पर होड़ सी मची हुई है। और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि जमीनी स्तर पर जुड़े हुए नेता इस तरीके से बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन उनकी सादगी अगर बरकरार रहती है तो लोगों में क्रेज भी इस तरीके से फिर बढ़ता है, जो अभी नजर आ रहा है भजनलाल शर्मा के लिए। देखिए, जितना मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान पाया हूँ इतने वर्षों में, तो मुझे याद आता है कि एक समय में जब भरतपुर में वो समय भी आया था जब पिछली अशोक गहलोत सरकार थी, दूसरी वाली अशोक गहलोत सरकार थी, जब गोपालगढ़ कांड हुआ था, तो उस वक्त बड़ी वेदना में उनके दिन निकले थे। कई आरोप प्रत्यारोप इनके ऊपर लगे, तो इनके ऊपर ही नहीं, इनके विचार परिवार के कुछ लोगों के ऊपर भी लगे और कई पार्टी के कार्यकर्ता परेशान भी रहे। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, संगठन में दायित्व देता रहा। इन्हें संगठन में प्रदेश में महामंत्री बनने का मौका मिला और प्रदेश महामंत्री एक बार नहीं कई बार बने। ये अशोक परनामी के साथ रहे, मदन लाल सैनी के साथ रहे, सतीश पूनिया के साथ रहे और उसके बाद सीपी जोशी की टीम में रहे। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे प्रदेश अध्यक्षों के साथ रह पाने का एक तजुर्बा है, वो मेहनती व्यक्ति को ही मिल सकता है जो मेहनत में विश्वास करता हो और जो सामान्य तरीके से लो प्रोफाइल अंदाज में अपना पूरा काम निपटाता हो। तो यही कारण है कि भजनलाल शर्मा को इतना बड़ा दायित्व दिया। और एक और मैं जानकारी देना चाहूंगा कि ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि ये अपना फीडबैक कई राज्यों में इन्हें भेजा गया और इनको आला कमान ने, अमित शाह का कहें या जेपी नड्डा का जो भी कहें, आला कमान ने टास्क दिया कि आप इन राज्यों की ये स्थिति देख कर आइए। तो ये इन्हें जो टास्क दिया, इन्होंने लो प्रोफाइल अंदाज से बिना किसी को बताए वो टास्क पूरा किया और उस जो भी ये रिपोर्ट देते थे उस रिपोर्ट पर हमेशा आला कमान किसी भी रिपोर्ट पर क्रॉस चेक करता है तो इनकी रिपोर्ट पर विश्वास किया जाने लगा। यही कारण था कि अमित शाह और जेपी नड्डा इनको हमेशा नाम से बुलाते थे और भजन शब्द करके प्रयोग करते थे। भजन कहाँ हो, इस तरीके से उन्हें बुला लिया जाता था। एक बार इनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, उसके बावजूद भी एक मीटिंग में थे। इनको कई बार इनकी तबीयत भी खराब होने के बाद भी जुटे रहे। और अक्सर इनकी एक खूबी और मैंने देखी मुख्यमंत्री की कि मुख्यमंत्री जहाँ कहीं भी जाते थे तो ये होटल्स पर खाना खाना पसंद नहीं करते। बाहर के जो लोग हैं या कार्यकर्ता के घर से बना खाना ही खा लेते हैं और एक सामान्य से कमरे में भी रुक जाते हैं। मुझे याद आता है कि कई प्रवासों में एक सामान्य से होटल में रुक जाया करते थे। हम पूछते थे कि आप कहाँ रुके हुए हैं, तो किसी भी होटल में रुक जाते थे। ऐसा नहीं कि कोई 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल की आवश्यकता हो, सामान्य सी होटल में भी रुक जाते थे। इवन धर्मशाला में भी, गिरिराज मंदिर जब जाते थे धर्मशालाओं में भी ये रुके हैं। ये इनकी खूबी है। इनके बारे में
दूसरी जानकारी दें तो मंदिर में और पूजा पाठ में बड़ा गहरा विश्वास है। यही नहीं, कई मंदिरों में दर्शन करके आए। पिछले दिनों इन्होंने सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में ठीक 3 दिन पहले, जो कि स्विस फार्म पर है, वहां पर पूजा की, अभिषेक करवाया। हनुमान जी की एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ विजेंद्र, कि हनुमान जी के मंदिर में, सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के महंत ने हनुमान जी की जो माला थी इनके गले में पहनाई। महंत अवधेश दास महाराज है, उन्होंने गले में माला पहनाई ठीक 2 दिन पहले, और इनसे कहा कि आज मैं आपको हनुमान जी की माला पहना रहा हूँ, और हो सकता है कि आपको आगामी दिनों में पूरा राजस्थान आपको माला पहनाने आए। ये चीज उस वक्त किसी के समझ में नहीं आई जब उन्होंने माला पहनाई, जब ये चीज बोली। और कल जब मेरी महंत जी से बात हो रही थी अवधेश दास जी महाराज से, तो अवधेश दास जी महाराज से मैंने पूछा कि उस दिन क्या हुआ, तो उन्होंने बताया नहीं। फिर मैंने उनसे प्रेशर देके पूछा कि महाराज जी बताइए क्या रहा था वो पूरा वाकया। तो महाराज जी ने मुझे जिक्र किया कि ये आए थे, पूजा की, मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए, और शिव का अभिषेक चल रहा था, शिव का अभिषेक किया, और अभिषेक के बाद हनुमान जी की माला जब इनके गले में पहनाई, तो ये अनायास मेरी जिह्वा से शब्द निकले, और मेरी जिह्वा से शब्द निकले तो ये आज सच साबित हुए। शायद हनुमान जी की इन पर कृपा हुई। मंगलवार भी था, इस तरीके से सोच रहे थे, हालांकि सब कुछ पहले से तय होता है। बिल्कुल ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, इन तस्वीरों के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोगों के बीच सेल्फी लेते हुए युवा सभी नजर आ रहे हैं, और इसी तरीके से स्वागत सत्कार का सिलसिला जारी है।